का याद किए यहां से पता चलेगा। कह रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होता है, आपसे पूछ रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस। नहीं मालूम है तो मैं आंसर बता रहा हूं, याद करते चलिए। बिल्कुल सही, उत्तल लेंस जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं उनका आंसर सही है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं, याद करते चलिए। नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं, याद कर लीजिएगा। ओम मीटर इसका जो होता है एसआई, विद्युत प्रतिरोधकता पूछा, देखिए प्रतिरोध नहीं है, प्रतिरोध रहता तब क्या होता, ओम होता। आगे कह रहा है आर्मेचर क्या है, आर्मेचर जो है ये क्या है, यही आपसे पूछा है। आर्मेचर कैसे आप याद रखेंगे, तो नरम लोहा का क्रोड जिस पर कुंडली लपेटा जाता है और उसके साथ साथ कुंडली को मिला देते हैं तो दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, आर्मेचर। फिर से मेरे बात को ध्यान से सुनकर याद कर लीजिएगा कि नरम लौह क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है एवं कुंडली दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाता है, आर्मेचर। उम्मीद करता हूं आपको याद हो गया होगा। आगे कह रहा है गोलीय दर्पण क्या है, तो आप जानते हैं कि गोलीय दर्पण क्या है, कि ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोलीय हो, अर्थात कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोलीय हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। याद करते चलिए, आपका रिवीजन हो रहा है। गोलीय दर्पण जैसे ही आएगा वैसे ही आपको समझ जाना है कि इसका परावर्तक सतह अर्थात कि परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा, गोलीय होगा। आगे कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न कि लेंस का द्वारक किसे कहते हैं, तो गोलीय लेंस के वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इसका क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। लेंस का द्वारक पूछा तो जिस गोले का भाग होता है उसका जो व्यास होगा वही क्या कहलाता है, लेंस का द्वारक कहलाता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि उदासीन विलयन का पीएच मान, इसका आंसर आप सभी छात्र एक साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए तो देखते हैं कितने छात्र इसका याद किए हैं। ये बिल्कुल आसान है। उदासीन विलयन का पीएच मान तो 7, जो भी छात्र कह रहे हैं 7 तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। और अम्लीय पूछता तो 7 से कम और क्षारीय पूछता तो 7 से अधिक। कार्बन के एक अपरूप का नाम लिखे, कार्बन का आप अपरूप पढ़े होंगे तो कह रहा है कोई एक अपरूप बता दीजिए, तो डायमंड आप बता सकते हैं, हीरा डायमंड क्या है, या ग्रेफाइट भी आप बता सकते थे लेकिन एक ही पूछा था तो हीरा मैंने लिख दिया। यहां पे देखिए कितना शानदार प्रश्न है, कह रहा है CH3 और Cl का IUPAC नेम क्या है, CH3 Cl का IUPAC नेम बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट कह रहे हैं मिथाइल क्लोराइड, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा था CH3Cl का यूपाक नेम तो क्या होता है, मिथाइल क्लोराइड। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है, अर्थात कि संख्या पूछा। यहाँ पे देखिए कॉलम की संख्या कितना है, तो ऊर्ध्व स्तंभ अर्थात कि कॉलम की संख्या कितना है, 18 18 है, बिल्कुल सही। आगे कह रहा है नमक का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखिए, नमक का रासायनिक नाम बताइए और उसका सूत्र बताइए। तो ये भी आसान प्रश्न है, रासायनिक नाम इसका क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। आगे कहा था इसका सूत्र भी बता दीजिए, तो NaCl, याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड NaCl। ये नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, बायोलॉजी से प्रश्न में शुरू में बोल दिया सभी से आएगा, अभी हम लोग आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी लेकर समझेंगे। कह रहा है उच्च रक्तदाब होने पर कोई एक मुख्य कारण लिखे, अर्थात कि उच्च रक्तचाप जो होता है हाई ब्लड प्रेशर, उसका कोई एक कारण बता दीजिए। इसका प्रमुख कारण क्या होता है, धमनियों का सिकुड़ना। यहाँ जानते हैं जो धमनियां जो है सिकुड़ना जब शुरू करता है तो हाई ब्लड प्रेशर का एक प्रमुख कारण है। आगे कह रहा है सिनेप्स किसे कहते हैं, भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया, सिनेप्स किसे कहते हैं, तो जो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है उसे क्या बोलते हैं, सिनेप्स। याद रखिएगा जो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है उसे क्या बोलते हैं, सिनेप्स। कई बार पूछा गया कि दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो दो तंत्रिकाओं के मध्य के खाली स्थान को हम लोग सिनेप्स बोलते हैं, तो याद कर लीजिए। आगे कह रहा है लार में मौजूद एंजाइम का नाम लिखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो एमाइलेज, याद करते चलिएगा, एमाइलेज एंजाइम जो है वो लार में पाया जाता है। आगे कह रहा है किस जैव प्रक्रम के द्वारा सजीवों में ऊर्जा मिलता है, तो श्वसन। सजीव में ऊर्जा किस जैव प्रक्रम के द्वारा मिलता है, तो श्वसन के द्वारा, बिल्कुल सही, श्वसन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या कर रहा है कि एक पादप हार्मोन का नाम लिखे जो पौधों के वृद्धि को बढ़ाता है, तो कौन है, जो पौधों की वृद्धि को बढ़ाने वाला, ऑक्सीन। याद रखिएगा ऑक्सीन इसका सही आंसर है। ये काफी बायोलॉजी से महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से खूब प्रश्न आएगा, फिर से इसको समझ लीजिए। पहला प्रश्न क्या पूछा था कि उच्च रक्तदाब होने का कोई एक कारण बता दीजिए, तो धमनियों का सिकुड़ना एक कारण है। कह रहा सिनेप्स क्या है, तो दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। पूछा नेक्स्ट कि लार में मौजूद एंजाइम का नाम लिखे, तो एमाइलेज।
पूछ रहा है किस जैव प्रक्रम के द्वारा सजीव में ऊर्जा मिलता है, तो श्वसन। आगे कह रहा है कि एक पादप हार्मोन का नाम लिख दीजिए जो पौधों की वृद्धि करता हो, तो ऑक्सीन होता है। अब आगे सब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर समझते हैं। आगे कह रहा है फ्लेमिंग का वामहस्त का नियम लिखिए। देखिए मैं बोला जो इस साल के लिए सबसे वीवीआई प्रश्न हमें मालूम हो रहा है कि इस साल एक गेस पेपर है, कोई भी आप मार्केट का गेस पेपर खरीद कर पढ़ेंगे उससे सबसे बेहतरीन गेस पेपर ये आपके लिए तैयार करके अपलोड किया जा रहा है। ये भी इस साल के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या कह रहा है कि फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए उत्तर आपको इसी तरह लिखना है। ये तो अपना हो गया क्वेश्चन, यहां से इसका उत्तर आपको लिखिएगा। क्या कह रहा है कि फ्लेमिंग ने क्या बताया था कि अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे तीनों देख रहे हैं 90 डिग्री के एंगल का कोण बना रहा है। यहाँ पे सभी एक दूसरे पे क्या है, लंबवत है। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और माध्यमा चालक के प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो अंगूठा चालक के गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे पिक्चर बना के आप समझा देंगे कि यहाँ पे देखिए चुंबकीय क्षेत्र का दिशा है, यहाँ पे विद्युत धारा है, यहाँ पे बल है। ये पिक्चर आपको समझ के रखना है कि क्या बताया था फ्लेमिंग ने कि अगर हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तो यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यहाँ पे देख रहे हैं तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और माध्यमा जो है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करेगा, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। इतना आप लिख देंगे, आपको 2 में 2 अंक मिल जाएगा। ये पिक्चर बना दीजिएगा। उम्मीद करता हूं प्रश्न को आप समझ रहे हैं, आपका रिवीजन हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। आपसे पूछा है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो ये भी काफी आसान टाइप का न्यूमेरिकल पूछ दिया। तो यहाँ पे देखिए आपको इसको ऐसे सॉल्व करना है कि अवतल लेंस में एफ किस में होता है, अर्थात कि अवतल लेंस यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं अवतल लेंस है, तो एफ जो दिया है 2 मीटर, तो इसको हम कितना लिखेंगे, माइनस, क्योंकि हम जानते हैं कि अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो माइनस में होता है, वहीं पे उत्तल लेंस रहता है तो प्लस में होता है। तो एफ बराबर -2 मीटर दिया है प्रश्न में। क्यों माइनस हो गया, उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि अवतल लेंस है। अब लेंस की क्षमता का सूत्र आप जानते हैं, पी बराबर कितना होता है 1/f, तो 1/-2, तो 1 का आधा कीजिएगा तो 0.5। और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डाइऑप्टर या मीटर इनवर्स, तो यहाँ पे डाइऑप्टर लिख दिए, इतना ही डाइऑप्टर -0.5 डी इसका आंसर हो जाएगा। इतना लिख कर बनाइएगा, आपको आसानी से 2 अंक मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए एक समीकरण लिखे। देखिए केमिस्ट्री से प्रश्न है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया करने का एक समीकरण आप लिख दीजिए। तो आप जानते हैं यहाँ पे उत्तर इसी तरह लिखिएगा, क्योंकि साइंस में सटीक जवाब लिखना चाहिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, जिप्सम प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए CaSO4 हाफ H2O, पिछले क्लास में लोग चर्चा किए थे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। यहाँ पे H2O के साथ अभिक्रिया करके क्या बना दिया, यहाँ पे जिप्सम बना दिया। तो यही आपको याद रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके क्या प्राप्त होता है, जिप्सम। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण सहित लिखे। सोचिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां से खूब प्रश्न एग्जाम में सीधे सीधे आएगा। कहा क्या पूछा था कि समजातीय श्रेणी क्या है, तो यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन में एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे क्या बोलते हैं, सजातीय श्रेणी। जैसे CH4 तथा C2H6, इनमें से एक CH4 इकाई का अंतर है, C2H4 C3H8 में एक जो है -CH2 इकाई का अंतर है। इस प्रकार के बने यौगिक को क्या बोलते हैं, समजातीय श्रेणी के यौगिक। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण भी पूछा था, बिल्कुल ऐसे ही आप उत्तर लिख देंगे, आपको 2 अंक मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को लिखकर आंसर जरूर लिखकर याद कर लीजिएगा। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है समस्थानिक को परिभाषित करें, Cl के 2 समस्थानिक का नाम लिखे। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, खोज कर आपके लिए प्रश्न लाया गया जो महत्वपूर्ण है। क्या कहा कि समस्थानिक का पहले परिभाषा लिखिए, फिर Cl के 2 समस्थानिक। तो आप जानते हैं कि जब 2 तत्वों के परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो तो उसे क्या बोलते हैं, समस्थानिक। अर्थात कि जब 2 तत्व रहेंगे उनका परमाणु संख्या तो समान रहेगा लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग, तो उसे आपस में क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। तो वहीं कर रहा है क्लोरीन के 2 असमस्थानिक, यहाँ पे Cl का पूछा था, एक Cl35 और एक Cl37 जो है यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बायोलॉजी से है। कह रहा है कि 4 अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम आपको लिख दीजिए। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। क्या पूछा कि कोई भी 4 अंतःस्रावी ग्रंथि का आपको नाम लिख देना है, तो आप कोई भी 4 लिख सकते हैं कि 4 अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्नलिखित है, नीचे 1 2 3 4 ऐसे उत्तर लिखिएगा। पहला क्या है, पिट्यूटरी ग्रंथि, दूसरा क्या है, थायराइड ग्रंथि,
तीसरा क्या है, पाराथायराइड ग्रंथि, और चौथा एंड्रीन ग्रंथि। आपको मैं सिर्फ समझा रहा हूं, तो आपको उत्तर इस तरह नहीं लिखना है, आपको ऐसे लिखना है कि किन्हीं 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम निम्नलिखित है, 1 2 3 4। 1 पर पिट्यूटरी ग्रंथि, याद रखिए, 2 पर थायराइड, 3 पर पाराथायराइड और 4 पर एंड्रीनल ग्रंथि। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है पर्यावरण को बचाने के लिए 3 आर क्या है। बिल्कुल वीवीआई महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है पर्यावरण को बचाने के लिए 3 आर का क्या मतलब है। तो 3 आर का निम्नलिखित मतलब है, यहाँ पे देखिए ऐसे ही लिखिएगा, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 आर निम्नलिखित है, फिर नीचे 1 2 3, यहाँ पे R1, आर सिर्फ यहाँ पे R1 नहीं लिखना है आपको, फिर यहाँ पे आर दूसरे नंबर पर तीसरा, तब ऐसे लिखिएगा तो उत्तर इससे अच्छा लगेगा। तो पहला क्या होता है, रिड्यूस अर्थात कि कम उपयोग, और दूसरा क्या है, रिसाइकिल पुनः चक्रण, और तीसरा क्या है, रीयूज पुनः उपयोग। ये 3 काम करेंगे, ये 3 आर का काफी महत्वपूर्ण है, तभी हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। यही पूछा था कि हम जो भी संसाधन है उसका कम उपयोग करेंगे, उसका पुनः चक्रण करेंगे, फिर से उसका उपयोग में लाएंगे। यही 3 आर है, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है लैंगिक जनन क्या है, इसकी विशेषताएं लिखें। सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न की हम लोग बात कर रहे हैं, ऊपर एक प्रश्न था, आपको इसी तरह लिखना है कि जनन की वह विधि जिसमें 2 भिन्न लिंग अर्थात कि नर और मादा भाग लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। बिल्कुल सही, एक बार और परिभाषा को पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा कि जनन की वह विधि जिसमें 2 भिन्न लिंग अर्थात नर और मादा भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अब कहा था इसकी विशेषता, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा एक लाइन की इसकी विशेषता निम्नलिखित है। पहला, लैंगिक जनन से उत्पन्न नए जीव अपने माता पिता के समान भी हो सकते हैं और उन्हें से अलग भी। दूसरा, इस जनन के जीवों में विविधता पाया जाता है। और तीसरा, यह जैव विकास में मदद करता है व नए जीव की उत्पत्ति में सहायक होता है। ये 3 आप लिख देंगे, इतना लिख दीजिएगा, 2 में 2 अंक मिल जाएगा। मैं सिर्फ की पॉइंट बता रहा हूं, आंसर का जो मेन पॉइंट है, इतना अगर आपके उत्तर में है इंक्लूड तो समझिए एग्जामिनर आपको अंक दे देगा। तो ये 3 आपको कम से कम इसकी विशेषता बता देना, अधिकतम आप कितना भी बता सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्या कर रहा है, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। कह रहा है आपसे कि धमनी और सीरा में अंतर लिखिए। तो आपको लिखना है कि धमनी और सीरा में निम्नलिखित है, और यहाँ पे इस तरह बॉक्स बनाकर कभी भी अंतर लिखिएगा। पहला अंतर यहाँ पे एक साइड में धमनी और एक साइड में सीरा, इसी तरह अंतर कभी लिखना चाहिए। पहला क्या कह रहा है कि धमनी में शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त प्रवाहित होता है सिर्फ फुसफुस धमनी को छोड़कर। आप देखिए यहाँ से कितना महत्वपूर्ण प्रश्न मिल गया, पूछेगा कि शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त कहाँ प्रवाहित होता है, तो धमनी में। किस धमनी में शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त प्रवाहित नहीं होता है, तो फुसफुस धमनी में। ये 2 महत्वपूर्ण आपको मिल गया। आगे कह रहा है सीरा में अशुद्ध या डीऑक्सीजन रक्त प्रवाहित होता है, क्योंकि आप जानते हैं शुद्ध रक्त किसे बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन हो, अशुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, वही बात कह रहा है। और सिर्फ फुसफुस सीरा को छोड़कर, देखिए कितना महत्वपूर्ण बात की जानकारी आपको मिल रहा है। दूसरा अंतर कि धमनी रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न अंग में ले जाता है और सीरा रक्त को हृदय की ओर ले आता है। और तीसरा, धमनी की दीवार मोटी और लचीला होता है लेकिन सीरा का दीवार धमनी की अपेक्षा पतली होता है। ये 3 अंतर आप ऐसे लिख देंगे, क्योंकि 2 अंक का प्रश्न था, तो कम से कम 3 अंतर लिख दीजिएगा, आपको 2 अंक मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं साइंस में कुछ आपको नया प्रश्न सीखने को मिला होगा। अगर ऐसे ही क्लास आप कंटिन्यू चाहते हैं तो क्लास को लाइक कीजिएगा, और उसके साथ साथ नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आपके लिए क्लास महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, तो ऐसे हम लोग सभी सब्जेक्ट का क्लास लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए इन जो भी प्रश्न की चर्चा की है, जरूरी होता है कि इसको आपको याद रखना, तो बार बार देखकर इस वीडियो को, इस प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से खूब प्रश्न आएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।